हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ रामसन ट्यूटोरियल। सो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग इंडियन डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे, जो आपके रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग होने वाला है। हम लोगों ने लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट कर लिया था और आज की इस क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 2 के ही कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन को समझेंगे। तो बिना किसी देरी के आज के धमाकेदार सेशन में स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आज का होने वाला है, फॉर 1 मार्क्स 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स के लिए होने वाला है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा, राइट डाउन द फुल फॉर्म ऑफ एमआरटीपी एक्ट। एमआरटीपी एक्ट का फुल फॉर्म बताओ आप लोग। तो पहला बात, द फुल फॉर्म ऑफ एमआरटीपी एक्ट इज द मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। इट वाज enacted by 1969 by the government of India to prevent the monopolistic, restrictive and unfair trade practices and ensure the fair competition in the market. So सबसे पहला बात, एमआरटीपी का फुल फॉर्म भैया क्या है? मोनोपोली रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। ये आया था आपका कब? 1969 में। इसको बनाया क्यों गया था? व्यापार को बचाने के लिए, मार्केट में बिजनेस बेटर वे में हो, इसके लिए इसको बनाया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। कि भाई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या होता है? तो देखो, रिफॉर्म्स का मतलब होता है फिर से बनाना। जो बना हुआ चीज है उसको फिर से बनाना, उसमें कुछ चेंजेस करना, पॉलिसीज को बदलना, उसी को रिफॉर्म्स बोलते हैं। तो सबसे पहले बताना, डिफाइन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या है भैया? तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आर द सेट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज दैट एम्स टू एक्सेलरेट द पेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द इकोनॉमी। मतलब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब ये होता है कि इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाना, मतलब ऐसा पॉलिसीज बनाओ, इस पॉलिसीज में ऐसा ऐसा चेंजेस करो जिससे कि आपका इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत फास्टर हो जाए, तो उसी को हम लोग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बोलते हैं। ठीक है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आर द लॉन्ग टर्म डायनेमिक कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसीज। मतलब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एक तरीके का लॉन्ग टर्म डायनेमिक पॉलिसीज होता है। ठीक है। लॉन्ग टर्म डायनेमिक पॉलिसीज का मतलब लंबा समय के लिए अपने पॉलिसीज को बनाते हैं। एंड प्रोग्राम टू स्पीडी ग्रोथ एंड इफिशिएंसी इन द प्रोडक्शन एंड मेक ए कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट। मतलब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का सिंपल सा यही मतलब होगा कि लॉन्ग टर्म डायनेमिक पॉलिसीज बनाओ जिससे कि देश का प्रोडक्शन कैपेसिटी का एफिशिएंसी बढ़ जाए, अच्छा कंपटीशन हो मार्केट में। ठीक है। साथ ही साथ बिजनेस में जो मतलब बिजनेस हो गया, चाहे आपका जो भी कुछ है, सब देश का हित में हो, तो उसी को हम लोग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बोलते हैं। ठीक है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मेन मोटो ही होता है कि देश का ग्रोथ को बढ़ाना, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक है, डिफाइन द टर्म ऑफ ग्लोबलाइजेशन। कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? देखो, सिंपल सा बात है, जब इंडियन इकोनॉमी को हम लोगों ने वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट कर दिया, क्या करते हैं हम लोग? इंटीग्रेशन का मतलब मिला दिया, तो उसी को हम लोग ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। मतलब जब इंडियन इकोनॉमी को हम लोगों ने वर्ल्ड के सारे इकोनॉमी के साथ मिला दिया, मतलब अब बाहर वाले लोग इंडिया में आके बिजनेस कर सकते हैं, इंडिया वाले लोग बाहर में जाके बिजनेस कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत नहीं है। बाहर वाले लोग इंडिया में जितना भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यहाँ वाले लोग बाहर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो इसी को हम लोग ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जब हम लोग वर्ल्ड इकोनॉमी को हमारे देश की इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट मतलब मिला देते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? ग्लोबलाइजेशन। The integration of the domestic economy with the world economy is known as the globalization. ठीक है। In other words, it may be defined as the process of associated with the increasing the openness, growing economic interdependence and depending the economic integration in the world economic policies promoting the globalization. ठीक है। मतलब ग्लोबलाइजेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि जब हमारे देश की इकोनॉमी को हम लोग वर्ल्ड के इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट मतलब मिला देंगे, तो उसी को भैया हम लोग क्या बोलने वाले? ग्लोबलाइजेशन। जब ग्लोबलाइजेशन होगा तो बाहर वाले लोग हमारे यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, हम लोग बाहर जाके इन्वेस्ट करेंगे, बिंदास बिजनेस करेंगे, पूरे वर्ल्ड में करेंगे, तो इसी को भैया ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। ये जो भी मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ 1 मार्क एंड 2 मार्क के लिए आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका डिफाइन आउटसोर्सिंग। कि आउटसोर्सिंग क्या होता है? देखो, आप लोगों ने एक वर्ड सुना, फ्रीलांसिंग। आज बहुत सारे लोग घर बैठे बैठे हमारे देश में रह के हम लोग दूसरे देश के लिए काम कर रहे हैं, दूसरे कंपनी से काम कर रहे हैं, जो वर्ल्ड में फैला हुआ कंपनी है, बड़ा बड़ा कंपनी के लिए घर बैठे बैठे काम कर रहे हैं। और उन लोग क्या करते हैं कि कुछ एक्सेल डेटा या वर्ड डेटा या कुछ भी टेली वेली मारने के लिए हम लोग को दे देते हैं, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे मार के उन लोगों को भेज देते हैं। मतलब हम लोग घर बैठे बैठे काम करें पूरा दुनिया का। फ्रीलांसिंग आज के बहुत फेमस हो रहा है ना, कि घर बैठे बैठे काम होता है, उसको आउटसोर्सिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? आउटसोर्सिंग। मतलब जब एक कंट्री दूसरे कंट्री से सर्विसेज लेता है, तो उसी को हम लोग आउटसोर्सिंग बोलते हैं। ठीक है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटकम्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन।
ये बहुत इंपॉर्टेंट आउटकम निकला ग्लोबलाइजेशन का, आउटसोर्सिंग। अंडर दिस एक कंपनी हायर, मतलब एक कंपनी हायर करता है रेगुलर सर्विसेज फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज, मतलब कंट्री के बाहर से सर्विस मंगा रहा है, मोस्टली फ्रॉम द अदर कंट्रीज विच वर प्रीवियसली डन इंटरनली। तो पहले खुद मतलब देश में ही हुआ करता था सर्विस, देश से लेना पड़ता था, लेकिन अब वही सर्विस हम लोग बाहर से मंगा रहे हैं। द low wages rate, ability of skilled manpower and the existence of the special economic zones have made it a destination for global outsourcing in the post-reform period. The main services which are outsourcing from India by developing countries are call centers, film editing। मतलब हमारे देश से बहुत ज़्यादा सर्विसेज बाहर में आउटसोर्स किया जाता है, मतलब बहुत सारे कंट्रीज जो डेवलपिंग कंट्रीज से हमारे कंट्रीज से क्या करते हैं, सर्विसेज का आउटसोर्सिंग का, जैसे कि कॉल सेंटर्स वगैरह हो गया, फिल्म एडिटिंग हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया। तो बहुत लोग फ्रीलांसिंग के तौर पर हम लोग को देते हैं करने के लिए, हम लोग करके उन लोगों को फिर सेंड करते हैं, उसी को आउटसोर्सिंग बोला गया था। ठीक है, फिर एक और भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डिफाइन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, कि भैया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो वह सिंपल सा बोला कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पूरा इंटरनेशनल व्यापार को कंट्रोल करता है, मतलब जो भी हम लोग इंटरनेशनली व्यापार करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, तो उसको कंट्रोल, उसको डायरेक्ट कौन करता है आपका भाई, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। मतलब विश्व में जितना भी व्यापार हो रहा है सबको देख कौन रहा है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन देख रहा है। ठीक है, तो उसी के बारे में लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत। देखो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से पहले होता था गेट, पहले बिफोर डब्ल्यूटीओ, मतलब डब्ल्यूटीओ से पहले क्या होता था भाई, गेट होता था। क्या होता था, गेट। गेट का मतलब क्या था, जनरल एग्रीमेंट ऑफ द टैरिफ एंड ट्रेड। कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1948 में एस्टेब्लिश हुआ था। उस टाइम में विथ 23 कंट्रीज एज ए ग्लोबल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एज ए एडमिनिस्टर टू ऑल इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स बाय द प्रोवाइडिंग द इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल कंट्रीज इन द इंटरनेशनल मार्केट फॉर ट्रेडिंग पर्पस। मतलब उस टाइम में देखो, सबसे पहले गेट का एस्टेब्लिशमेंट होता 1948 में। उस टाइम में 23 कंट्रीज का मेंबर हुआ करता था। ठीक है, और इसका मेन मोटो था कि इंटरनेशनली व्यापार को क्या कर फैलाया जाए, मतलब ट्रेडिंग को पूरा वर्ल्ड में फैलाया, जिसका मेन मोटो था। और जो भी कंट्री से उसको ट्रेडिंग में प्रॉब्लम ना हो, तो इसके लिए गेट को बनाया गया था। बाद में क्या हुआ, द डब्ल्यूटीओ केम इनटू एक्सिस्टेंस ऑन 1 जनवरी 1995 को, फिर गेट को हटा के डब्ल्यूटीओ बनाया गया 1995 में। द सक्सेसर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू द गेट, मतलब गेट का ये सक्सेसर था। The WTO is body incorporated for the purpose of the making the whole world as a village wherein the goods and services can flow without undue barriers. Full stop हो गया यहाँ पे। The headquarter of the WTO is located at Geneva, स्विट्जरलैंड। मतलब हेडक्वार्टर कहाँ है आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, स्विट्जरलैंड जेनेवा। ठीक है, याद रखना आप लोग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड, याद रखना। ठीक है, मतलब देखो WTO एक बॉडी इनकॉर्पोरेटेड है, इसका मेन पर्पस है कि पूरा वर्ल्ड को एक विलेज में कन्वर्ट करना, जहाँ पे कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज इजीली ट्रेड हो विदाउट कोई एनी बैरियर्स, मतलब विदाउट कोई एनी प्रॉब्लम्स, आराम से गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेड हो, कोई दिक्कत ना हो, तो उसी को WTO बोला गया था। अब WTO के कितना मेंबर है, 164 मेंबर्स है एंड 23 ऑब्जर्वर्स ऑफ गवर्नमेंट का। ठीक है, फिर करेंट डायरेक्टर ऑफ द WTO एनगोजी ओकोंजो इक्वेला। अभी प्रेजेंट डायरेक्टर कौन है, ये देखो, एनगोजी ओकोंजो इक्वेला सिंस 2021। अब ये प्रेजेंट डायरेक्टर है किसके, WTO के। फिर नेक्स्ट, रोल एंड फंक्शंस ऑफ WTO। ठीक है भैया, WTO करता क्या है, पहला बात, टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड। ये इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करते हैं, मतलब बढ़ावा देते हैं। ठीक है, टू प्रोवाइड द फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द मेंबर कंट्री इन द इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब फाइनेंशियली सपोर्ट देते ही जो भी ट्रेडिंग में जो भी कंट्रीज इन्वॉल्व है इंटरनेशनली, उसी को क्या करती है, सहायता करते हैं फाइनेंशियली। ऑलवेज ट्राइज टू रिमूव द टेरिफ बैरियर्स विदाउट बिटवीन द कंट्री, मतलब जो भी टैक्स टेरिफ, मतलब टैक्स का जो भी बैरियर्स था दो कंट्री के बीच, उसको हमेशा कौन हटाता भाई, WTO। एक्ट एज ए वॉच डॉग इन द इंटरनेशनल ट्रेड एक्ट, फोरम ऑफ द ट्रेड नेगोशिएशन, मतलब ये इंटरनेशनल ट्रेड में एकदम ध्यान कराए रहता है कि कुछ भी उल्टा पुल्टा ना हो। टू प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म टू द मेंबर्स कंट्रीज टू डिसाइड द फ्यूचर स्ट्रेटेजीज रिलेटेड टू ट्रेड एंड टेरिफ। ट्रेड का मतलब यहाँ पे टैक्स बोला गया था। ठीक है ना, मतलब ये ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे ट्रेडिंग के लिए फ्यूचर में क्या स्ट्रेटेजीज होगा ये बताता है ये। टू एडमिनिस्ट्रेटर
एडमिनिस्टर द रूल्स एंड प्रोसेस रिलेटेड टू द डिस्प्यूट सेटलमेंट। अभी दो कंट्री के बीच कोई भी डिस्प्यूट हो गया था पैसा के रिगार्डिंग या कुछ के भी रिगार्डिंग बिजनेस के लेके, तो उसके बीच सेटलमेंट कौन कराता है भाई? WTO। हो गया। फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अब क्या, नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं हम लोग ये मेंशन टू मेजर इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स इन द इंडियन इकोनॉमी अंडर द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन। जब लिबरलाइजेशन है तो इसका क्या मतलब, लिबरल मतलब इजी कर देना, क्या कर देना, एकदम इजी कर देना। तो जब लिबरलाइजेशन हुआ था तो ऐसा क्या दो रिफॉर्म्स लाए थे जिससे कि पूरा लिबरलाइजेशन का मतलब ट्रेड को इजी कर देना, जो ट्रेडिंग था ना उसको एकदम इजी कर देना, जो ट्रेडिंग में जो बैरियर्स हुआ करता था तो ट्रेड को पूरा इजी कर देना कि प्राइवेट सेक्टर बिंदास बिजनेस कर सकता है, गवर्नमेंट सेक्टर अपना अलग करो, प्राइवेट अलग करो, कोई भी दिक्कत है, दोनों मिलजुल के भी कर सकते हैं। इसको लिबरलाइजेशन बोला गया था। आगे मैं समझाऊंगी कि लिबरलाइजेशन का पूरा अच्छा मतलब क्या है। अभी मैं बता रहा हूँ बस कि इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म मेंशन टू इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स इन द इकोनॉमी अंडर द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन। मतलब जब लिबरलाइजेशन आया था तो ऐसा कौन सा दो इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर में चेंजेस हुआ था, ये मैं बता रहा हूँ। टू मेजर इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडियन इकोनॉमी अंडर द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन आर। पहला बात तो रिड्यूसिंग द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। पहला बात जब लिबरलाइजेशन आया था तो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पूरा खत्म हो गया था। देखो पहले मैंने इससे पहले वाले जो चैप्टर में पढ़ाया तुम लोगों को कि जब भी आपको नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, ओल्ड बिजनेस को अगर बड़ा करना है उसके लिए भी आपको लाइसेंस लेना था। बट जब लिबरलाइजेशन आया ना भाई तो ये पूरा इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद डिक्रीजिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पहले देखो जब रिफॉर्म्स नहीं आया था तो पब्लिक सेक्टर पूरा एंटायर इंडस्ट्रियल सेक्टर को कंट्रोल कर रहा था, बट लिबरलाइजेशन आने के बाद पब्लिक सेक्टर का रोल्स को घटा दिया गया और प्राइवेट सेक्टर को रोल्स को मतलब बढ़ा दिया गया था। उस टाइम में लिबरलाइजेशन आने के बाद पब्लिक का रोल घटा और प्राइवेट का रोल क्या हो गया था, बढ़ गया था। ठीक है, तो डिक्रीजिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, द नंबर ऑफ इंडस्ट्री आर रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर इज नाउ रिड्यूस 70 to 3। देखो यहाँ पे क्या लिखा था, पहले पब्लिक सेक्टर के लिए कितना इंडस्ट्रीज बनाया गया था, मैंने बताया था शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी वाला कंपनी। अब उसको घटा के 17 से कितना कर दिया गया, 3 में कौन कौन से इंडस्ट्रीज थे, डिफेंस इक्विपमेंट्स, एटॉमिक एनर्जी जनरेशन एंड रेलवे। मतलब 3 इंडस्ट्रीज को छोड़ के बाकी सबको प्राइवेटाइज कर दिया गया था। ठीक है, फिर रिड्यूसिंग द इंडस्ट्रियलाइजेशन में मतलब जो भी आपको पहले मैंने बताया था कि अगर आपको इंडस्ट्रीज को बड़ा करना है या नया इंडस्ट्री छोड़ना था लाइसेंस देना पड़ता था, अब वो लाइसेंस के प्रक्रिया को भी क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। कब, जब आपका रिफॉर्म्स आया, कब, किस में, लिबरलाइजेशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, राइट टू पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ एलपीजी पॉलिसीज इन इंडियन इकोनॉमी। मतलब जब एलपीजी आया था, कौन सा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इसका 2 पॉजिटिव इफेक्ट बताओ। राइट टू पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ द एलपीजी पॉलिसीज। पहला पॉजिटिव इफेक्ट क्या होता है, इंक्रीज द इकोनॉमिक ग्रोथ। जब एलपीजी आया भाई, ठीक है, तो एलपीजी आने के बाद जो इकोनॉमिक ग्रोथ था वो बहुत फास्टर हो गया था, इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत इंक्रीज हो गया था क्योंकि बहुत सारा स्ट्रेटेजी आया था उस टाइम। द इंडियन इकोनॉमी वाज नो लॉन्गर स्टैग्नेंट इकोनॉमी। द पॉलिसी ऑफ 1981 पुल्स आउट द इकोनॉमी फ्रॉम द स्टेगनेंसी टू ए डेवलपिंग कंट्री एंड द ग्रोथ ऑफ जीडीपी इंक्रीज फ्रॉम 5.6 1990 से 7.6 हो गया था 2015-16 में। मतलब जब एलपीजी आया, ठीक है, एलपीजी के बाद पहले इकोनॉमी का ग्रोथ कब था, 1990 में 5.6% था, लेकिन बाद में बढ़ के कितना हो गया, 7.6। राइज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, एलपीजी आने के बाद फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आपका बढ़ गया था। क्यों, क्योंकि पहले तो भैया बाहर वाले कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट कर ही नहीं सकता था, बट एलपीजी आने के बाद लिबरेशन हुआ, ठीक है, फिर ग्लोबलाइजेशन आया जहाँ पे क्या हो, वर्ल्ड इकोनॉमी हम लोग का इकोनॉमी के साथ मिल गया, बाहर वाले लोग हमारे इंडिया में इन्वेस्ट करने लगे। इससे क्या हो गया, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आपका क्या हो गया, बढ़ गया। ड्यू टू द रिलेक्शन इन टैरिफ इंक्रीजिंग द लिमिट ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ द इकोनॉमी इंक्रीज फ्रॉम द 362 मिलियन टू 1992, बाद में कितना हो गया 25,186 मिलियन, कब 1995 में बढ़ गया, मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ गया था। राइट ऑन पॉजिटिव वन है, राइट वन पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडियन मार्केट। मतलब जब ग्लोबलाइजेशन आया तो उसका क्या एक पॉजिटिव इंपैक्ट बताओ और एक नेगेटिव इंपैक्ट बताओ ग्लोबलाइजेशन आने के बाद। तो देखो जब इंडिया में ग्लोबलाइजेशन आया तो पॉजिटिव इंपैक्ट क्या हुआ कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट, देखो जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो हम लोग का इकोनॉमी वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ मिल गया, बाहर वाले लोग इंडिया में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिए। इससे क्या हो गया, हम लोग का इन्वेस्टमेंट क्या हो गया भाई,
बहुत बढ़ गया। तो लिबरलाइजेशन पॉलिसीज अट्रैक्ट द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई इन द वेरियस सेक्टर लाइक आईटी सेक्टर, telecommunication, retail and manufacturing. This influx the capital contributed to the economic growth and infrastructure development. तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ने के कारण हम लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट भी हुआ, ठीक है। आईटी सेक्टर, टेलीकम्युनिकेशन बहुत ग्रोथ किया, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट था। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हुआ? तो भाई नेगेटिव इम्पैक्ट यही हुआ कि जो स्मॉल एंड आपका कोटेज इंडस्ट्रीज था, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने के कारण ये पूरा खत्म हो गया, क्योंकि जो स्मॉल इंडस्ट्रीज थे उसको कंपटीशन मिलने लगा वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ। तो जो छोटा मोटा इंडस्ट्रीज या कोटेज या स्मॉल इंडस्ट्रीज था वह खत्म हो गया था, तो मतलब खत्म होने के कगार में आ गया था पूरा। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था। फिर नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, देखो राइट टू नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो वही देखो, राइट टू नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का दो नेगेटिव इम्पैक्ट बताओ, ठीक है। तो पहला नेगेटिव इनकम नेगेटिव आपका इम्पैक्ट क्या पड़ा था कि एग्रीकल्चर सेक्टर को हम लोगों ने पूरा का पूरा क्या कहते हैं इग्नोर मार दिया था। हम लोग सिर्फ आईटी सेक्टर को बढ़ावा दे रहे थे, बट हम लोग का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसको हम लोगों ने पूरा का पूरा क्या कर दिया था, छोड़ दिया था। तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था किसका, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का। यहाँ पे लिखा हुआ है नेग्लेक्ट द एग्रीकल्चर सेक्टर एज अ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एज ए स्पेशल एम्फेसाइज ऑन इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड आईटी सेक्टर। सिर्फ हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड आईटी सेक्टर को ही हम लोगों ने क्या किया, ग्रोथ कराया, बट हम लोग का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर जो प्राइमरी सेक्टर था उसमें हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में। याद रखना नेगेटिव इम्पैक्ट। सिक्योरिटी ऑफ जॉब हैज बीन डिक्रीज बिकॉज द एंट्री ऑफ एफडीआई एंड मल्टीनेशनल कंपनीज। देखो पहले जो लोगों को जॉब में रखा जाता था उसका एक सिक्योरिटी था, गवर्नमेंट कंपनीज में जो थे उन लोगों को फटाक से कोई जॉब निकाल नहीं सकता था। लेकिन जब एफडीआई या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हम लोग के इंडिया में आए तो जो भी लोग जॉब कर रहे थे, अगर उन लोग जॉब अच्छा से नहीं करेंगे तो उन लोग को नौकरी से हटा दिया जाता था। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। फिर नेक्स्ट, स्मॉल एंड कोटेज इंडस्ट्रीज हैज डिक्लाइंड बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द कंपटीशन ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। मैंने बताया था ना, ग्लोबलाइजेशन में एक पॉइंट पढ़ा था ना कि ग्लोबलाइजेशन होने के बाद क्या हुआ था कि हम लोग का जो भी वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ हम लोग का इकोनॉमी इंटीग्रेट हो गया था, जिसके कारण बाहर वाले लोग हमारे इंडिया में आए, इन्वेस्ट किए उन्होंने, तो जो भी हम लोग का स्मॉल एंड छोटा कोटेज इंडस्ट्रीज वगैरह था वो खत्म हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई कि 4 and 6 मार्क क्वेश्चन, ठीक है। तो राइट डाउन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, कि भैया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्यों लाया गया था, ऐसा कौन कौन सा रीजन था जिसके कारण हम लोगों को न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लाना पड़ा था। इससे पहले न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं था, बट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लाना पड़ा था, कोई बहुत रीजन था, ठीक है। पहला बात, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का लाने का रीजन था फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। याद है, इससे प्रीवियस वाले चैप्टर में मैंने आपको समझाया था कि कोटा सिस्टम, ज्यादा हम लोग बाहर इंपोर्ट नहीं कर सकते, ज्यादा बाहर हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, बाहर से ज्यादा सामान नहीं मांग सकते। उसमें गवर्नमेंट ने क्या था, कोटा फिक्स कर दिया था, जिसके कारण अगर बाहर में हम लोग एक्सपोर्ट ही नहीं करेंगे तो हम लोगों को फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा नहीं मिलेगा, जिसके कारण हम लोग का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत कम हो गया था, ठीक है। अगर हम लोग बाहर में एक्सपोर्ट करेंगे, सामान को बाहर में बेचेंगे, तो हम लोग को क्या मिलने वाला है, हम लोग को फॉरेन एक्सचेंज मिलने वाला है। बट एक्सपोर्ट ही नहीं करेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा जरूर नहीं मिलेगा। इसके कारण हम लोग का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पूरा कम हो गया था, जिसके कारण हम लोगों को क्या लाना पड़ा था भाई, क्या लाना पड़ा था, हम लोग को रिफॉर्म्स लाना पड़ा था। तो पहला रीजन तो क्या था कि हम लोग का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भैया बहुत ज्यादा कम हो गया था, जिसके कारण हम लोग को क्या लाना पड़ा था, रिफॉर्म्स। फिर नेक्स्ट, फेलियर ऑफ पब्लिक सेक्टर। देखो क्या समझ ध्यान से, याद ही होगा चैप्टर नंबर 2 में मैंने आपको समझाया कि मैक्सिमम रोल पब्लिक को छोड़ पब्लिक सेक्टर को दे दिया गया था, प्राइवेट सेक्टर को रोल्स दिया ही नहीं गया था। याद है, शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल ए में कंपनी में पब्लिक, शेड्यूल बी वाला कंपनी में मैक्सिमम पब्लिक, लेकिन शेड्यूल सी में प्राइवेट था, जो छोटा मोटा इंडस्ट्रीज हुआ करता था। मैक्सिमम रोल किसको दे दिया गया था, पब्लिक सेक्टर को दे दिया गया था। अब पता ही है कि गवर्नमेंट कंपनीज में काम कैसा होता है, पता ही आपको गवर्नमेंट कंपनीज में काम कैसा होता है। अगर पता करना तो स्टेट बैंक में चला जाओ, एसबीआई में चला जाओ, देखो कि हमें कितना लाइन लगना पड़ता है, कितना स्लो काम है, एक काउंटर हो, काउंटर करते करते पूरा दिन खत्म, ऐसे ही होता है, कोई भी प्रॉब्लम रिजोल्व ही नहीं होता जल्दी। तो जिसके कारण हम लोग का पब्लिक सेक्टर बहुत ज्यादा ही फेलियर हो गया था, पब्लिक सेक्टर में काम अच्छा से नहीं हो रहा था, करप्शन बहुत ज्यादा था, जिसके कारण पब्लिक सेक्टर उतना ग्रोथ नहीं किया। इसके लिए हमको रिफॉर्म्स लाना पड़ा था। तो दूसरा पॉइंट हो गया फेलियर ऑफ पब्लिक सेक्टर, मतलब पब्लिक सेक्टर में अच्छा से काम नहीं होने के कारण हम लोग को रिफॉर्म्स लाना पड़ा था, ठीक है।
क्योंकि पता एक और बात, पता ही है ना, जब भी गवर्नमेंट कंपनी होता है तो लोगों को जॉब का टेंशन होता नहीं है, जॉब सिक्योरिटी पूरा होता है, पता ही है, काम करो या ना करो पैसा सैलरी घुस रहा है। अभी लेकिन बहुत ज्यादा चेंजेस हो रहा है, बहुत अभी अच्छा हो रहा है, लेकिन पहले ऐसा बहुत प्रॉब्लम था। कब? 90s का टाइम में, 90s से पहले बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था, लोग काम नहीं करते थे, मैक्सिमम रोल पब्लिक सेक्टर को दे दिया गया था, जिसके कारण हम लोग का प्राइवेट सेक्टर उतना अच्छा ग्रोथ भी नहीं कर पा रहा था। जब प्राइवेट सेक्टर ही ग्रोथ नहीं करेगा तो देश का डेवलपमेंट उतना नहीं होगी, क्योंकि गवर्नमेंट को तुम्हारा कंपटीशन देने वाला कौन है? आपका प्राइवेट सेक्टर। तो इसीलिए पब्लिक सेक्टर का रोल्स को बढ़ाने के कारण पब्लिक सेक्टर फेलियर होती है, इसके कारण हमको रिफॉर्म्स लाना पड़ा था। फिर नेक्स्ट, हाई फिक्सल डेफिसिट। अब देखो भाई, जब पैसा ही नहीं होगा तो देश चलेगा, तो पैसा नहीं होगा तो पैसा को क्या करना होगा? लोन्स के फॉर्मेट में हम लोग को बाहर से लोन लेना पड़ेगा। अब देश को चलाने के लिए पैसा चाहिए, जब इंडिया के पास पैसा ही नहीं था तो इंडिया क्या कर रहा था पता है ना? बाहर से लोन ले रहा था, वर्ल्ड बैंक से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, या दूसरे दूसरे देशों से, जिसके कारण हम लोग में जो फिक्सल डेफिसिट था वो बहुत बढ़ गया था। फिक्सल डेफिसिट का मतलब था बोरोइंग रिक्वायरमेंट। तो एक देश का बोरोइंग रिक्वायरमेंट मतलब फिक्सल डेफिसिट बोलते हैं। तो फिक्सल डेफिसिट मतलब लोन्स बहुत ज्यादा लेने के कारण हम लोग का क्या हो गया था? बर्डन बहुत बढ़ गया था, जिसके कारण हम लोग का देश का ग्रोथ रुक गया था। इसके लिए हमको रिफॉर्म्स लाना जरूरी पड़ा था, इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? रिफॉर्म्स लाया। ठीक है। हाई फिक्सल डेफिसिट बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट ऑन द अकाउंट ऑफ द एक्सेस एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू, मतलब रेवेन्यू कम था, इनकम कम था, खर्चा ज्यादा था। ठीक है। इट वाज एस्टिमेटेड 5.4% ऑफ जीडीपी इन 1981 to 82 एंड इंक्रीज फ्रॉम द 8.4 जीडीपी इन 1990 to 91। इट रिप्रेजेंट द पुअर फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ इकोनॉमी, जिसके मतलब फिक्सल डेफिसिट बढ़ने के कारण जीडीपी का पहले 5.4 फिक्सल डेफिसिट हुआ करता था, फिर बाद में कितना बढ़ गया? 8.4। ठीक है, जिसके कारण हमको रिफॉर्म्स लाना पड़ा था। नेक्स्ट है आपका डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, मतलब बीओपी में डेफिसिट होने के कारण भी हम लोग को क्या करना पड़ा था? रिफॉर्म्स लाना पड़ा था। ठीक है। अब बीओपी मतलब बताया था मैंने कब? मैक्रो इकोनॉमिक्स में, कि एक साल के अंदर में हम लोगों ने फॉरेन सेक्टर से कितना सामान खरीदा या फॉरेन सेक्टर को कितना सामान बेचा। जब हम लोग सामान खरीदेंगे तो क्या होगा? पेमेंट होगा। जब सामान खरीदेंगे तो क्या होगा? रिसिप्ट होगा। जब हम लोग का रिसिप्ट, जब हम लोग का रिसीट क्या हो गया? कम हो गया, और पेमेंट क्या हो गया भाई? ज्यादा हो गया, तो उसी को हम लोग बीओपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बीओपी। जब हम लोग का रिसीट कम हो जाएगा और पेमेंट क्या हो जाएगा? ज्यादा, मतलब हम लोगों ने बाहर में बेचा 100 रुपए का सामान, लेकिन हम लोगों ने बाहर से सामान खरीद के कितना का लाया? 200, तो 100 रुपए नेगेटिव हो गया, नहीं हो गया? जब 100 नेगेटिव होगा तो वो क्या होगा? डेफिसिट इन बीओपी। तो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में जब डेफिसिट हो जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं डेफिसिट इन बीओपी। ठीक है। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर ब्रिंगिंग द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स टू द कंट्री। द डेफिसिट इन बीओपी अराइज व्हेन द फॉरेन पेमेंट्स मोर देन फॉरेन रिसीप्ट, मतलब फॉरेन पेमेंट, हम लोग बाहर वाले को ज्यादा पेमेंट कर रहे थे लेकिन हमको मिल ही नहीं रहा था रिसिप्ट, मतलब हम लोग एक्सपोर्ट ही नहीं करेंगे तो रिसिप्ट का पैसा कहाँ से मिलेगा? तो ऐसा होने के कारण हम लोग को रिफॉर्म्स लाना पड़ा था। अब देखो भाई, सिंपल सा बात है, जब हम लोग फिक्सल डेफिसिट मतलब लोन्स वगैरह बाहर से बहुत ज्यादा लाएंगे तो भैया इन्फ्लेशन बढ़ेगा, क्योंकि लोन का इंटरेस्ट भी तो चुकाना होता है, और वो कैसे चुकेगा? सामान के दाम को बढ़ा के। तो इन्फ्लेशन भी आया, तो इन्फ्लेशन के कारण भी हम लोग को रिफॉर्म्स लाना पड़ा था। तो ये आपका रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स थे। अब नेक्स्ट, राइट डाउन द एलिमेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1981, मतलब इकोनॉमिक जो हम लोग का न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी उसका एलिमेंट्स क्या क्या था। तो पहला बात तो मैं समझाता कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होता है, पर हालांकि ये क्वेश्चन पहला होना चाहिए, लेकिन हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा है क्वेश्चन को, क्योंकि हम लोग का क्वेश्चन का सीक्वेंस ही इस तरीके से कि 2 मार्क्स 3 मार्क्स, इसलिए ऐसा हुआ। तो सबसे पहले न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होता है? तो भैया, इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द सिचुएशन ऑफ द क्राइसिस फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी, द प्राइम मिनिस्टर विद पीवी नरसिम्हा राव along with the finance minister Dr. Manmohan Singh introduced the new economic policy। कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या था? मतलब जो प्रेजेंट क्राइसिस का सिचुएशन था उसको मध्य रखते हुए हम लोग का जो देश के उस टाइम में प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, और उनके साथ फाइनेंस मिनिस्टर जो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, दोनों ने मिलकर ही न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लाया था 1981 में। और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का एलिमेंट्स 3 होता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब यहाँ पे देखो कि लिबरलाइजेशन क्या होता है। तो लिबरलाइजेशन का मतलब जो भी व्यापार में बाधा है, दिक्कत है, उसको खत्म करना ही लिबरलाइजेशन कहलाता है। मतलब द रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज और रिमूवल ऑफ द ट्रेड बैरियर्स इज नोन एज द लिबरलाइजेशन। मतलब प्राइवेट सेक्टर को जो एंट्री करने के लिए रोक रहा था उसको हटाना, रिमूव करना, और साथ ही साथ व्यापार करने में जो भी दिक्कतें आ रही थी उन सभी को खत्म करना ही ग्लोबलाइजेशन कहलाता है आपका। Before 91, the government imposed many restrictions on the private enterprise, which restrict them to take the risk or get indulged in
बिग प्रोजेक्ट। मतलब जब 1991 से पहले जो हम लोग का गवर्नमेंट ने क्या किया था कि प्राइवेट सेक्टर को बिग प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होने ही नहीं देना था, जिसके कारण हम लोग का जो प्राइवेट सेक्टर उसका ग्रोथ हो ही नहीं रहा था और मैक्सिमम रोल पब्लिक सेक्टर के पास था, और पब्लिक सेक्टर तो पता ही आपको कैसे काम होता है, तो इसीलिए लिबरलाइजेशन को लाना पड़ा था। अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी 1981, द गवर्नमेंट ट्राइज टू रिमूव सच बैरियर एंड सो दैट द प्राइवेट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी शेल ग्रो। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर को ग्रो किया गया, उसी को लिबरलाइजेशन बोलते हैं। मतलब लिबरलाइजेशन का सिंपल सा मतलब है कि जो भी व्यापार में दिक्कत आ रही है उन दिक्कतों को खत्म करना, और साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर को बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट लाना, इंडस्ट्रियल सेक्टर में इन्वॉल्व करना ही आपका लिबरलाइजेशन कहलाता है। फिर नेक्स्ट एलिमेंट आपका था प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब पहले जो पब्लिक का था उसको कन्वर्ट करके प्राइवेट कर देना। मतलब अब प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना बिजनेस में कि आप लोग आओ बिजनेस करो जिसकी देश का ग्रोथ बहुत फास्ट होगा। प्राइवेट सेक्टर आने के बाद प्राइवेट सेक्टर ने किसे कंपटीशन दिया? गवर्नमेंट सेक्टर्स को। और साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर को ये भी इंस्ट्रक्शन दिया गया कि आप लोग गवर्नमेंट सेक्टर के साथ भी मिलकर काम करो, इसी को प्राइवेटाइजेशन बोला गया था। मतलब प्राइवेटाइजेशन रेफर्स टू द ओपनिंग ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री दैट हैव प्रीवियसली रिजर्व फॉर द गवर्नमेंट सेक्टर। जो पहले गवर्नमेंट सेक्टर के रिजर्व करना इंडस्ट्रीज था, अब उसी को हटा के उस इंडस्ट्री को कन्वर्ट किया गया प्राइवेट सेक्टर्स में, ठीक है। The chiefly involved selling the PSU public sector undertaking to the private players। जो भी पब्लिक PSU था उसको बेच के किसको दिया गया था? प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया गया था। मतलब जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज थे उनका शेयर्स किसको बेच दिया गया? प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग्स को। दिस वाज मीन टू रिमूव द पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन PSU। देखो गवर्नमेंट सेक्टर्स में बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है, सबको पता है, तो उसको खत्म करने के लिए ऐसा किया गया कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो, प्राइवेट सेक्टर के पास जाने के बाद कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इसमें होगा नहीं, which was making them to the models of insufficiency। ठीक है। The following step were undertaking the privatization reforms। कौन-कौन सा फैक्टर, मतलब कौन-कौन से स्टेप ले गया प्राइवेटाइजेशन करने में? पहला बात तो selling the PSU to the public and financial institution। For example, shares of मारुति उद्योग were sold to the private sector। मतलब जो मारुति उद्योग का शेयर था उसको किसे बेचा गया था? प्राइवेट सेक्टर को। डिसइन्वेस्टमेंट इन PSU मतलब गवर्नमेंट जो अपना कंपनी है, या तो गवर्नमेंट अपना कंपनी का आधा शेयर या पूरा ओनरशिप किसको बेच देता था? प्राइवेट सेक्टर्स को, उसी को बोला गया था डिस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ इंडस्ट्री दैट वर रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर वाज डिक्रीज फ्रॉम द 17 to 3। पहले जो पब्लिक सेक्टर के लिए नंबर ऑफ इंडस्ट्री 17 हुआ करता था, अब कितना हो गया? ओनली 3। और 3 में कौन कौन सा? ट्रांसपोर्ट एंड रेलवे, एटॉमिक एनर्जी एंड डिफेंस, ठीक है। फिर नेक्स्ट था ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मैंने ऑलरेडी आपको समझाया था कि जब हम लोग अपने देश की इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ मिला देते तो उसी को हम लोग ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। तो ये था आपका न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 3 को फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं और चैप्टर नंबर 3 को आपको अच्छा से समझाऊंगा, ठीक है। और अगर आपको कुछ भी नोट्स वगैरह के रिगार्डिंग कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर क्या है? 87219364 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप मुझे कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।